और चलिए अब बात दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की करते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासत के भाईजान एक्टिव हो जाते हैं और मुस्लिमों को धर्म के नाम पर भड़काना वे शुरू कर देते हैं। 2 दिन से बिहार के दौरे पर गए असदुद्दीन ओवैसी जमकर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं और अपने उम्मीदवार के लिए उनका प्रचार का यह तरीका सामने आ रहा है। इधर अब मौलाना तौकीर रजा एक्टिव हो चुके हैं। उनका 9 फरवरी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें तौकीर रजा मुस्लिमों को हिंदुओं के नाम पर डराने की कोशिश कर रहे हैं। तौकीर रजा मुस्लिमों से सड़क पर उतरने के लिए उन्हें उकसा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम अगर सड़क पर नहीं उतरे तो मुस्लिमों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। आखिर मुस्लिमों पर ऐसा कौन सा संकट आ गया है जो ओवैसी और तौकीर जैसे नेता उन्हें भड़काने में लग गए हैं? क्या है चुनाव से पहले कोई प्लान तो नहीं है? क्या चुनाव से पहले कोई प्लान तय कर लिया गया है? और क्या तौकीर जैसे मौलाना किसी और की हाथ की कठपुतली हैं जो चुनाव आते ही इस तरह के बयानों के साथ वो एक्टिव हो जाते हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके साथ हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव के नाम पर भड़काऊ मौलाना काम पर, मुस्लिमों को भड़काएंगे तभी वोट पाएंगे। भाईजान के जहरीले बयान तोड़ेंगे हिंदुस्तान। अगर तुम लोग नहीं निकले, साहिब ईमान होने का सबूत नहीं दिया तो कल बहुत खराब हालात होने वाले हैं, इसलिए आपको निकलना पड़ेगा। इस वक्त भी ना निकले तो तुम मर जाओ, इससे बेहतर है। लोकसभा चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन देश की फिजा में धर्म, जाति और संप्रदाय का जहर घोलने और लोगों को भड़काने का काम शुरू हो चुका है। ताजा बयान मौलाना तौकीर रजा का है, जो इस्लामी मौलवी के साथ ही बरेलवी सुन्नी मुसलमानों के धार्मिक नेता भी माने जाते हैं। लेकिन इनका बयान ऐसा है जैसे वो देश में चुनाव से पहले कोई धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हो। एक बार फिर आप मौलाना तौकीर रजा का ये बयान सुनिए। बेईमानी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो तुम, जनगण मन करने वाले लोग हो, कुफ्र पढ़ने वाले लोग हो, तुम योगा करने वाले लोग हो, तुम सूर्य नमस्कार करने वाले लोग हो, तुम पर कुफ्र आयद नहीं होता है। सारे कुफ्र का ठेका मैंने लिया हुआ है। तुम लोग देखो, अपने गिरबान में झांको कि तुमने किसने कुफ्र किए हैं। और अभी तमाम मदरसों में ये पाबंदी आने वाली है कि आपको अपने मदारिस में रामायण पढ़ानी पड़ेगी। अगर तुम लोग नहीं निकले, साहिब ईमान होने का सबूत नहीं दिया तो कल बहुत खराब हालात होने वाले हैं, इसलिए आपको निकलना पड़ेगा। इस वक्त भी ना निकले तो तुम मर जाओ, इससे बेहतर है। चुनावी मौसम में मुस्लिमों को भड़काने वाले तौकीर रजा अकेले नहीं है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी तो अपनी सियासत ही मुस्लिमों को भड़काकर चमकाते रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले फिर भड़काऊ भाईजान पूरी शिद्दत से इस काम में लग गए हैं। एक दिन पहले ओवैसी बिहार के किशनगंज गए थे। उन्होंने यहां पर ना तो विकास की बात की और ना मुस्लिमों के अधिकार की, बस बार बार बाबरी मस्जिद का राग अलापते रहे और सेक्युलरिज्म को कोसते रहे। यानी मुस्लिम हो तो एआईएमआईएम को वोट देकर उसका सबूत दे। मैं सच्चाई को सामने रखकर कह रहा हूं और सच्चाई यही है कि कोई बाबरी मस्जिद का नाम लेने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताओ क्या किया मैंने? बताओ, यही तो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी दुआएं हैं कि हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट में। मगर डॉक्टर साहब किसका इलाज करेंगे जो खुद मरीज बने हुए हैं? वो किसका इलाज करेंगे? तो इलाज आपको करना है। कब तक आप सेक्युलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे? कब तक आप सेक्युलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे? मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। इस देश में सिर्फ ओवैसी और तौकीर रजा अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो धर्म के नाम पर अपनी सियासत चमकाते हैं। इस तरह के नामों की फहरिस्त लंबी है। यह बात अलग है कि देश में धर्म के नाम पर वोट मांगने पर पाबंदी है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, मुस्लिमों को बरगलाने के लिए और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए ये नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि इस देश में करीब 14% मुसलमान हैं और इन मुस्लिमों की शिक्षा, रोजगार और विकास की बात ये मौलाना और ओवैसी क्यों नहीं करते? आखिर क्यों उन्हें हर बार डराया जाता है और ये महसूस करवाया जाता है कि वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं?
जबकि देश और संविधान में उन्हें बराबर का न सिर्फ हक है बल्कि सरकारें उन्हें हक दे भी रही है, फिर चाहे वो बीजेपी की ही क्यों ना हो। तो फिर सवाल है कि देश को आखिर बांटने वाली सियासत क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। आप गौर कीजिए कि इस तरह की बातें पिछले दिनों से काफी चर्चा में रही हैं। कई सारे ऐसे मौलाना उलेमा हैं जो लगातार सामने आकर इस तरह की बातें कह रहे हैं, और उनमें अगर बात असदुद्दीन ओवैसी की आप कर लीजिए या तौकीर रजा की कर लीजिए, तो ये कुछ कदम आगे बढ़ते हुए लोगों को भड़काने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ अंबर जैदी जुड़ गए जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ एच.एस. रावत जुड़ गए जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और हमारे साथ हाजी नाजिम खान हैं जो कि प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अंबर जैदी जो आप ही से करता हूं। ये चुनावी सीजन में कुछ मौलाना या कुछ इस तरह के धर्मगुरु जो मुस्लिम धर्म को भड़काने आ जाते हैं, इसका मोटिव क्या समझ पा रही हैं आप? बतौर आप मुस्लिम बताइए मुझे इस बात को, और बतौर महिला भी बताइए कि चुनाव आते ही कुछ लोग इस तरह से अगर एक्टिव हो जाते हैं तो इसको लेकर क्या समझती है आपकी कौम? देखिए अनुराग, ये बहुत अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर मैं काफी पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटनाएं हुई है उसको लेकर हम लोग काफी डिस्कशन और चिंतन भी हम लोगों ने किया कि इस तरह के जो बयान खासतौर से जब भी किसी राज्य में या जब भी हमारे देश में चुनाव होते हैं तो इस तरह के जो बयानों का सिलसिला है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में तो ये जो गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने के लिए या गृह युद्ध की जो धमकी दी जाती है, मौलाना तौकीर रजा खान हो या फिर ओवैसी जी हो, हमेशा मुसलमान कौम को भड़काने का काम करते हैं। ओवैसी जी तो काफी पढ़े लिखे हैं, वो संविधान भी जानते हैं, बैरिस्टर हैं और संसद में भी बैठते हैं। वहां पर भी वो सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, मुसलमान समाज के अधिकारों की, उनके डेवलपमेंट की, उनकी तरक्की की बात नहीं करते। तो ये बात सबसे पहले तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जो कोई भी इस तरह की धमकी देश में इस तरह के हालात पैदा करने की बात करता है उसको कभी भी बख्शना नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सजा हो और उनके कड़ी धाराएं लगनी चाहिए, उनको खुला तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात मुसलमान समाज से कि आप देख रहे हैं और आपको, लेकिन अंबर जैदी हम इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, इस पर यह समझने की जरूरत है कि ये सारी बातें क्या चुनावी होती है, क्या सिर्फ पोलराइजेशन के लिए होती है क्या, या फिर वाकई में कुछ लोग मसलन असदुद्दीन ओवैसी हो, मसलन तौकीर रजा हो, ये वाकई में डर गए और अपने डर की नुमाइश इस तरह से पेश कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, मैं अगर तौकीर रजा खान या ओवैसी जी जैसे लोगों की बात करूं, ओवैसी जी को उनके गृह राज्य की भी बात करें तो वहां पे वो हाशिए पे उनकी पार्टी एकदम हो गई है। तो इन लोगों के पास ग्राउंड पर कोई भी पकड़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये अपना नंबर गेम दिखाने के लिए मुसलमानों को, यूथ को भड़काते हैं कि अगर ईमान वाले हैं तो आपको अपना सबूत देना पड़ेगा, ताकि ये दिखा सके कि हमारे पीछे कितने लोग हैं और हमारी क्या ताकत है। इसी के बल पर ये सत्ता में बैठे लोगों के साथ नेगोशिएशन करती है और बड़ी बड़ी चीजें ये हासिल करते हैं, चाहे पावर हो, पैसा हो, चाहे इनको एड मिले, बहुत सारी चीजें हैं जिसका इनको मजा आता है। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर आप ये बता रही हैं, जिसका जो कंक्लूजन मैं अपने दर्शकों को बताता हूं, अंबर जैदी करिए कि सिर्फ ये चुनाव के लिए है और अपना उल्लू सीधा करने के लिए। लेकिन नाजिम खान साहब, मैं आऊंगा आपके पास, मैंने देख लिया था आपने हाथ उठाया था। मैं मुमताज भाई के पास जाता हूं। मुमताज भाई, तो आप इतने दिन से जो चर्चा कर रहे हैं, मुझे लग रहा था कि आप मुस्लिम पक्ष की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन तौकीर रजा कह रहे हैं कि सारा कुफ्र उन्होंने ही पाल रखा है, बाकी सारे लोग जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। मतलब आप इतने दिनों में कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो कर रहे हैं वो सिर्फ तौकीर रजा कर रहे हैं। ऐसा है कि तौकीर रजा क्या कर रहे हैं जमीन पे, असदुद्दीन ओवैसी जमीन पे क्या कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन वो अलग चीज कैसे मुमताज भाई, वो भड़का रहे हैं आपकी कौम को, वो अलग चीज कैसे? नहीं, ऐसा है, उनके भड़काने से कोई नहीं भड़क रहा है। जब उनको वोट नहीं मिलता है तो भड़काने से भड़कते कैसे? भड़का भाजपा रही है। अच्छा, भड़का भाजपा रही है और इन जैसे लोगों को मुझे लग रहा है कि सहारा मिल जाता है, बस ये फर्क है। वरना आप बताइए, जब चुनाव आता है, अंबर जैदी जी कह रही थी कि जब चुनाव आता है, या आप कह रहे, सवाल ये है कि जब चुनाव आता है तब यूसीसी क्यों आता है, जब चुनाव आता है तब एनआरसी की बात क्यों आती है, जब चुनाव आता है तो 370 की बात क्यों होती है, जब चुनाव आता है तो राम मंदिर और काशी और इसकी बात क्यों आती है? जब भाई चुनाव आता है तो ये लोग काम करते हैं। अभी उत्तराखंड में कोई बोलने वाला है? उत्तराखंड में आप नहीं, अंबर जैदी जी, आप उत्तराखंड पे बोलेंगी जो कुछ हो रहा है वहां पे?
किस तरीके से मुसलमान वहां क्या हो रहा है सर? वहां तो पत्थरबाजी हो रही है, हाँ, वो सुनिए वहां ना, पत्थरबाजी हो रही है, वहां पर पुलिस वालों पर हमले किए जा रहे हैं। हल्द्वानी में क्या हो रहा है? पत्थरबाजी मैं बता रहा हूँ, क्या बोलेंगे? सेकंड चाहिए। एक तरफा बात हाँ, मैं आ आप कर रहा रहे हूँ हैं। आपके पास अंबर जी। क्या लोग के हमले कर देंगे वो है? इतने दिनों से वहां नारा लग रहा है कि सब मुसलमानों को निकालो, ये देवभूमि है, ये है, वो है, ये क्या है? क्या बात है ये? अरे मुमताज भाई, मुमताज भाई देखिए, आप कह रहे हैं कि तौकीर रजा हो सकता है बीजेपी के इशारे पर कर रहे हो, आप जो बात को इंडोर्स कर रहे हैं ये किसके इशारे पर हो रही है? अरे आप देखिए रुड़की या उसके आसपास के इलाकों में कितने मुस्लिम भाई जो हैं वो बसे हुए हैं, उनको निकालने की बात कोई नहीं कर रहा सर उत्तराखंड में। अंबर जैदी जी को सवाल पूछ रहे हैं। अंबर जैदी जी प्लीज। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या धर्म के नाम पर किसी भी तरह की गुंडागर्दी देश में जस्टिफाइड है? क्या आप उस तरह की गुंडागर्दी को, देश में उन्माद फैलाने को जस्टिफाई करते हैं? और यहाँ पर बैठकर आप विक्टिम बन रहे मुस्लिम समाज को, जो लोग सड़क पे खड़े होकर देश में इस तरह के हालात पैदा करते हैं, आपको क्या लगता है वजह कोई भी हो, सड़क पे गुंडागर्दी किसी की भी नहीं चलेगी और जो करेगा सजा का सामना करना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जिस दिन आप अच्छे नागरिक बन जाएंगे, आप किसी बात के नागरिक बनेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही बने रहते हैं, आप थोड़ा सा भारतीय नागरिक बन जाएंगे। भारतीय बनकर सोचिए तो आपको सारी चीजें नजर ही आएंगी। और रही बात 370 की, राम मंदिर की, 3 तलाक की या यूसीसी की, तो वो चुनाव अच्छा एक मिनट अंबर जी, अंबर जी एक मिनट, अंबर जी एक मिनट, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुमताज भाई एक मिनट। मुमताज भाई मुझे अच्छा लगा आपने कहा कि हम भारतीय हैं, कम से कम ये गट्स तो है आप में, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इतने अच्छे पैनलिस्ट के साथ बात कर रहा हूं। मुमताज भाई मुझे एक बात और बता दीजिए, मुमताज भाई प्लीज। सवाल है मेरा ये कि अगर आप भारतीय हैं और भारतीयों को अगर भड़काने की कोशिश की जा रही तो क्या भड़काने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या तौकीर रजा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? खुलकर कहिए कि हो जाता है कार्रवाई। बजरंग दल पे कार्रवाई होनी चाहिए। सब नहीं, तौकीर रजा पर बोलिए ना, वो तो खुलकर भड़का रहे हैं। नहीं, उस पर तो सरकार नहीं चाहती, जिस दिन चाहेगी उस दिन हो जाएगी। वो तो जेल भरो कार्रवाई की मांग कीजिए ना सर। जिस दिन कार्रवाई हो जाएगी ना, आप ही जैसा कोई बैठकर चर्चा कर रहा होगा या छाती पीट रहा होगा कि कार्रवाई क्यों हो गई। देखिए साहब, ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ किस तरह से डर बैठाया जा रहा है। नहीं, डर भाजपा बैठा रही है। अच्छा, जो है वो बैठा रही है। अरे मौलाना साहब ज्ञान दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद के जाने का गम लगातार वैसे दिखा रहे हैं, डर भाजपा बैठा रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास। मुमताज भाई आपकी बात अच्छी खासी तरीके से लोगों तक पहुंची। अंबर जी प्लीज वेट कर लीजिए। अंबर जी प्लीज वेट कर लीजिए। मैं अपने पैनलिस्ट से दरख्वास्त कर रहा हूं कि प्लीज ओवरलैप ना कीजिए। अंबर जी प्लीज, मैं नहीं चाहता कि प्लीज आप लोग ओवरलैप करें इस तरह से, कोई मतलब नहीं रहेगा बोलने का। प्लीज, मैं सबको मौका दे रहा हूं ना। अंबर जी शुरुआत ही मैंने आपसे की है। नजीम खान साहब, लेकिन मुझे ये बताइए, हमारे संविधान में राष्ट्रगान का क्या महत्व है आप जानते हैं ना? मौलाना तौकीर रजा क्या कहकर भड़का रहे हैं आपको, आप जानते हैं? वो कह रहे हैं आप जनगण मन करने वाले लोग हो। तो ये क्या मतलब, ये भी कर्स हो गया क्या? ये भी गाली हो गई क्या अब, कि ये कहकर भी आपको भड़काएंगे कि आप घरों से निकलिए? अनुराग भाई देखिए, जब आपने संविधान की बात करी है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ अनुराग भाई ने संविधान की बात करी है। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जो संविधान की शपथ लेने के बाद एक सांसद दूसरे सांसद को अब शब्द बोलता है और कहता है कि मैं बाहर निकल मैं देख लूंगा। मुस्लिम सांसद के खिलाफ इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करा गया, लेकिन अंबर जैदी जी ने नहीं बोला। लेकिन वहीं पर हैदराबाद के एक विधायक खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ अब शब्द का इस्तेमाल करते, वहां पर कोई नहीं बोला। लेकिन तौकीर रजा साहब ने सिर्फ ये कहा है कि मुसलमानों के बारे में कहा कि भी आपको अपने बारे में सोचना चाहिए संविधान के तहत, तो इसमें बुराई क्या है? ये भड़काने वाली बात कहां से आ गई? लेकिन जब असद भाई, अनुराग भाई वो कह रहे हैं साहिबे ईमान का सबूत नहीं दिया तो हालात खराब हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मर जाना बेहतर है। वो कह रहे हैं घर में बैठकर मत रहिए। बोले सारा कुफ्र मैं ही ले लूंगा। क्या आप क्या करेंगे? तो ये भड़काने जैसा नहीं है। अनुराग भाई देखिए, सुन लीजिए, कई सारी लिस्ट है, कई लिस्ट है उनकी लंबी बयानों की। देखिए अनुराग भाई, देखिए तौकीर रजा भाई जो अपने बात कह रहे हैं संविधान के तहत करें, लेकिन संविधान हमको इस चीज की परमिशन देता है कि हम अपने संविधान के तहत आंदोलन करें और हम संघर्ष करें। और संविधान संघर्ष करने की शब्दावली ये होगी क्या कि बाहर नहीं निकलिए तो मर जाइए? युद्ध की धमकी नहीं, संघर्ष करने की शब्दावली ये होगी क्या नाज़िम खान? अनुराग भाई ये बता दीजिए, जो हैदराबाद का एक विधायक खुलेआम मुसलमानों को गंदी गाली देता है, तो वो कौन से संविधान में आता है भाई? और जो मुसलमानों को ये कहते हैं
कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को वो कौन सा अरे सर, आप कुछ बयानों को लेकर रोज बैठ जाते हैं। एक मिनट नाजिम खान साहब, एक मिनट। आप जो संघर्ष का जिक्र कर रहे हैं ना, मैं बताता हूं कि तौकीर रजा का संघर्ष कैसा होता है। वो कहते हैं मस्जिद के खिलाफ कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं है। अब आप संविधान की बात करने वाले, आप सोचिए कि वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं हाल फिलहाल में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने 24 फरवरी 2023 को कहा था महाभारत हो जाएगा भैया, अगर आप नहीं माने तो हमारी लाठी कमजोर नहीं है। उन्होंने 7 जनवरी 2022 को कहा कि सब्र टूट रहा है, कहीं गृह युद्ध न हो जाए। अभी हाल फिलहाल में कहा था हमारी लाठी कमजोर नहीं है। हमारे युवाओं को तो हमने रोक रखा है, वो निकल गए तो पता नहीं क्या होगा। तो ये संघर्ष की शब्दावली है उनकी। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या कहा? नाजिम खान, ये संघर्ष की शब्दावली है तौकीर रजा की। जिस तरीके से हमारे, हाँ अनुराग भाई, जिस तरीके से अभी हमारे मुमताज भाई ने हल्द्वानी की बात करी थी, तो वहां पर एक मस्जिद और मदरसों को अवैध बताकर वहां पर बुलडोजर चला दिया गया। अरे सर, वो तो कानूनी है और उस पर तो कोर्ट इंटरवीन कर रहा है ना। वो तो कानूनी है, कोर्ट इंटरवीन करते हुए कोर्ट बता रहा है कि वो गैर कानूनी है। आप लोग ये झूठी बातें कहकर क्यों लोगों के मन में बैठा देना चाहते हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है? केस चला था, इसमें क्या जल्दी थी कि पता चली कि कोर्ट की तारीख आने से पहले वहां के डीएम ने वहां बुलडोजर चलवा दिया, बताया कि अवैध मस्जिद और मदरसे। तो ये देख लीजिए, जो मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके का माहौल देश के अंदर चल रहा है, वो सही नहीं है, क्योंकि ये गंगा जमीन। अच्छा ठीक है, मैं एक बार एच.एस. रावत जी को इसमें इंक्लूड करता हूं, फिर मुमताज भाई आपके पास आऊंगा, अंबर जी आपके पास भी आऊंगा। एच.एस. रावत जी, ये देश में जितनी चीजें हो रही हैं, योजनाओं के तौर पर ले लीजिए, पुनरुत्थान के तौर पर ले लीजिए, रिफॉर्मेशन के तौर पर, मतलब किसी भी मायने में ले लीजिए, क्या किसी तबके को अलग रखा जाता है क्या? क्योंकि ये तो इस तरह से भड़काने पर आ गए कि वो कह रहे हैं कि अब मदरसों में रामायण तक भी पढ़ा दी जाएगी। अनुराग जी, ये सरेआम एकदम भड़काने वाली बात है। देश के अंदर गृह युद्ध करने वाली बात जो होती है, उनको तौकीर रजा कर रहे हैं और उन्हीं को ओवैसी जी कर रहे हैं। और यहाँ जो दोनों पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो बरेली की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने आज तक किसी को नहीं भड़काया। इन्होंने 370 की बात करी, 370 बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत पहले से है। सीए की बात करी, वो मैनिफेस्टो में है। कॉमन सिविल कोड की बात करी, वो मैनिफेस्टो में है। और अगर आप बात कर रहे हो काशी मथुरा की, तो वो भी मैनिफेस्टो के अंदर है। जिस पार्टी के मैनिफेस्टो में है, वो पार्टी भड़काने का काम नहीं करती। इसलिए मैनिफेस्टो में है, तो अगर मेरी पार्टी है तो मैं बोलूंगा। तो तौकीर रजा की कौन सी पार्टी है? तो सुन लो पहले, नाजिम खान सुन लो। मैं चुपचाप तुम्हारी बकवास सुनता रहा, मैं तुम दोनों की बकवास सुनता रहा और मैं चुप बैठा। भाषा मर्यादा के साथ बोलने नहीं दूंगा। मैं तुम दोनों की बकवासें बहुत देर से सुन रहा था, और जब मैं जवाब दे रहा हूं, तुम सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुम सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं जब बोल रहा था, तो तुमने बोलना शुरू कर दिया। और जब तुम बकवास कर रहे थे तो मैं चुप था। इसलिए चुप सुनो, पहले चुप सुनना सीखो। वक्ता बन के बैठ जाते हैं अभी नहीं बात करने की। जब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो उन जवाबों को सुनने की कोशिश करो। जब किसी पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर है, क्या तौकीर रजा के मैनिफेस्टो में, क्या ओवैसी के मैनिफेस्टो में, क्या जिस तरह की बातें कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। और इनको तुम दोनों सपोर्ट कर रहे हो, तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? तुम दोनों पढ़े लिखे आदमी हो, एक उनके खिलाफ भी सब बोल रहे हैं, देश के खिलाफ बकवास कर रहे हो, और फिर आप कह रहे हैं यहाँ पर, और फिर बोले जा रहे हैं। चुप सुनने की हिम्मत नहीं है। आप कुछ नहीं बोले, आप में चुप सुनने की हिम्मत इसलिए नहीं है, आपको पता है आप फंस रहे हो, आप पता है नंगे हो जाओगे। अच्छा ठीक है, ठीक है नाजिम भाई, एक मिनट, नाजिम भाई थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी नहीं निकलना है। नाजिम भाई घर से अभी नहीं निकलना है, ठीक है? तौकीर रजा भड़का रहे होंगे, अभी नहीं निकलना है, प्लीज। नाजिम भाई 1 मिनट, नाजिम भाई प्लीज प्लीज प्लीज, हो गया ना, आप दोनों लड़ लिया आपस में, अच्छा खासा लड़ लिया। अब मेरी बात सुन लीजिए। एच.एस. रावत जी, मैं चाहता हूं कि आप 10 सेकंड में इस बात का जवाब दें कि ये भड़काने की कोशिश क्यों हो रही है। क्योंकि हल्द्वानी के मामले पर भी बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए साहब, वहां पर मुसलमानों पर कितना जुल्म हो गया, जबकि वहां की भी बात अगर की जाए तो चीजें गैर कानूनी थी, और इस बात को प्रशासन ने खुलकर सामने रखा। और फिर उसके बाद क्या हुआ? पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पेट्रोल बम चले, उसके बाद लोगों पर फायरिंग हुई, और इसको भी डिफेंड करने वाले कुछ लोग यहां पर मौजूद है। अनुराग जी, वो जगह मैंने देखी हुई है। जब भी आप हल्द्वानी रेलवे स्टेशन उतरोगे, पूरा इंक्रोचमेंट है। हर जगह इलीगल मस्जिद बना रखी है, हर जगह जमीन जो है इंक्रोच कर रखी है, पहले की सरकारों के टाइम पे करी थी। और मैं कहता हूं ऐसे बुलडोजर हर जगह चलने चाहिए। सरकारी जमीन को खाली कराने की जरूरत है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ठीक है, ओके। नाजिम भाई सर्टिफिकेट मत दीजिए ना प्लीज, नाजिम भाई सर्टिफिकेट मत दीजिए, बात प्रशासन की बात सुनेंगे ना, अपनी बात नहीं सुनेंगे। नाजिम भाई प्लीज, ये तो दिल्ली के अंदर ओके प्लीज, हो गया, ठीक है। नाजिम भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास
पास पूरा मौका रहेगा। एच एस रावत जी मैं आपके पास भी आऊंगा। इनमें सुनने की हिम्मत नहीं है। ठीक है एच एस रावत जी, ठीक है दोनों की बकवास में नहीं ठीक है एच एस रावत जी, ओके मेरे सारे पैनलिस्ट जो है मेरे लिए सम्मानित है। मैं चुप था। ठीक है एच एस रावत जी, एच एस रावत जी और नाजिम खान प्लीज, हो गया सर, आप दोनों का हो गया ठीक है। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मुमताज भाई भी सुन रहे हैं और अंबर जैदी भी सुन रही है। अंबर जैदी जी, ये अब जब मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद ये कुंठा ज्यादा दिखने लगी, तो ये मौका सिर्फ चुनाव का है इसलिए ज्यादा दिख रही है, या मंदिर बनने के बाद ये मन में कुंठा ज्यादा बढ़ गई है? देखिए अनुराग, सबसे पहली बात तो मंदिर बनने की कुंठा जो मुस्लिम समाज है उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ तक कि जो कश्मीर जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान है और जहां से रिटेलिएशन बहुत ज्यादा नजर आता था, वहां तक कुछ नहीं हुआ। पूरे देश में किसी मुसलमान ने कोई भी किसी तरह की आपत्ति, कोई दंगा कुछ भी नहीं दर्ज कराया। तकलीफ सिर्फ इन नेताओं को है और वो भड़काना चाहते हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पर अपनी दुकान चलाने के लिए। तो मुस्लिम समाज के लिए बहुत नाजिम भाई प्लीज शांत, नाजिम भाई आ रहा हूं आपके पास। अरे असद भाई ये लोग चाहते हैं कि मुस्लिम समाज सुख और शांति के साथ ना जिए, इनके कहने पर इनके एक कॉल का मोहताज रहे। जब ये बोली भड़क जाए, जब ये बोली टूट जाए, तब ये दंगे करने और ये खाए सत्ता की मलाई ये चाटे। इतना ही ज्यादा शौक आ रहा है ना डॉक्टर रजा खान साहब को, बुरे हो खुद करके अपने बच्चों को अपने खानदान वालों से करवाए, वो बुरे अपने खानदान वालों को सड़कों पर उतारे। नाजिम भाई मैं आ रहा हूं ना आपके पास, प्लीज सुन तो लीजिए। खुद तो कोई काम नहीं करेंगे, खुद हर देखिए मुमताज भाई कितनी शांति से बैठे हैं, प्लीज मैं आ रहा हूं आपके पास। नाजिम भाई चाहते हैं कि वो सड़क पर उतरकर दंगे करे और इनको सत्ता में बैठाकर रखे। तो मुसलमान समाज अब इनका मोहताज नहीं है, वो जानता है ठीक है। नाजिम भाई मैं आऊंगा आपके पास, शांत हो रहिए, उनके अधिकार क्या है। अनुराग भाई ये झूठा ठीक है। प्रचार कर नहीं रही है। नाजिम भाई मैं आऊंगा आपके पास, तो आप बताइएगा कि सच क्या है। नाजिम भाई आपको पूरा देश सुनेगा। मैं मुमताज भाई आपसे समझता हूं कि मंदिर बना, अगर आप मंदिर की बात करते, मंदिर बना वो तो कोर्ट के फैसले पर बना ना सर, उसके ऑब्जर्वेशंस पर हम बाद में बात कर लेंगे, उसको लेकर बहुत लंबी चर्चाएं हुई। कोर्ट का फैसला अनंतो गत्वा तो यही है ना कि वहां पर मंदिर बनेगा, तो वो मंदिर बनना वो तो कोर्ट का फैसला था। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी बार बार जिस चीज को एम्फेसिस करते कि भैया सारी मस्जिद चली जाएगी हमारी, ये जो मौलाना साहब डरा रहे हैं ये भी मस्जिदे के नाम पर डरवा रहे हैं। तो जो चीज हुई है वो तो संविधान के साथ हुई है, संविधान के साथ सारी चीजों को स्थापित किया गया है। यहां स्पेकुलेशंस में लोगों को डराने की कोशिश क्यों की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि आपका 20% आपके पास पुख्ता हो जाए, वो बीजेपी को कहीं वोट ना दे। हक की बात करते हैं अनुराग भाई, अगर हम अपने हक की नाजिम भाई मुमताज भाई से सवाल पूछा है, मुमताज भाई प्लीज। ऐसा है अनुराग भाई, ये सही है कि अदालत ने किया और उस पर जैसा कि कहा अंबर जैदी ने कि मुसलमान खामोश रहा, मुसलमान अब भी खामोश है। लेकिन विधानसभा में जिस तरीके से एक चीफ मिनिस्टर हो करके योगी आदित्यनाथ जी ने कहा काशी के सिलसिले में कि नंदी जी जो है वो कहाँ रुकने वाले थे, वो जोश में आ गए, उन्होंने बैरिकेड तोड़ के रात में जो है चले गए, और उसके बाद अब हमारे नंदलाला जो है वो कृष्ण जी कहाँ रुकने वाले हैं। हाँ, तो इस तरीके की चीजें जो है बिना कानून के नहीं बोला, रावत जी कानून के दायरे में बोला। रावत जी एक मिनट आपको रुक जाइए आप, कि दूसरे के बीच में बोलने का नुकसान क्या होता है। दूसरों को आप समझा रहे थे, मैं तो बीच में बोला नहीं, मैं बोल रहा था, मेरी बात नहीं सुनी आप लोगों ने। मैं कह रहा हूँ योगी जी ने जो बोला वो कानून के तहत बोला, और कानून का ऑर्डर था, ठीक है, जज का ऑर्डर ठीक था, है। और कानून का ऑर्डर था। नंदी जी कहाँ रुकने वाले थे, उसमें कौन सी उन्होंने अपनी तरफ से बात बोली है? वो तो नहीं बोली क्यों नहीं, वहां पर गलत है। चीफ मिनिस्टर जो है ऐसे बोल सकता है? क्या है संविधान, क्या है संविधान, संविधान क्या कहते हैं बताइए? संविधान की धारा, संविधान सबको धार्मिक आजादी देता है मुमताज भाई, कुछ नहीं जानते आप। संविधान सबको धार्मिक आजादी देता है, बस संविधान भड़काने की आजादी नहीं देता जो तौकीर रजा कर रहे हैं। लोगों ने जैसे सामानो केस में हम किसी की तर्जुमान नहीं है, लेकिन एक तरफ क्यों आप कह रहे हैं, दोनों तरफ कहिए ना। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि भाई नंदी जी काम। नाजिम भाई आप बोलने क्यों नहीं दे रहे? नाजिम भाई प्लीज, नाजिम भाई प्लीज आप बोलने दीजिए। मुमताज भाई तो आप ही की साइड की बात रखेंगे ना। अरे रावत साहब इंटरव्यू करेंगे, समझ में आ सकता है एक बार को हो सकता है आपत्ति, आप भी उनमें ही बोलने लग जा रहे हैं। नहीं, मुझे आपत्ति है रावत साहब के शब्दों से। अरे नाजिम भाई मैं आपको मौका दूंगा, आप बताइएगा, वो आपसे बात करेंगे। रावत जी खुद जिम्मेदार है अपनी बातों के लिए। नाजिम भाई मिर्च लग रही है, वो इसलिए लग रही है अनुराग भाई, रावत साहब प्लीज, एच एस रावत जी प्लीज प्लीज सुन लीजिए। मुमताज भाई कुछ कह रहे हैं, एच एस रावत जी प्लीज सुन लीजिए। देखिए अंबर जैदी भी सुन रही हैं, आप रोज डिबेट में बैठते हो। ठीक है मुमताज भाई प्लीज, सुनते नहीं हो। देखिए लॉजिकल बात करो। ऐसा है, ठीक है रावत जी प्लीज बोल लेने दीजिए प्लीज। हादी नाजिम पीस पार्टी का प्लीज इनकी आवाज नीचे कर दीजिए। हादी नाजिम खान की और एच एस रावत जी की आवाज प्लीज, इनकी प्लीज आवाज बंद कीजिए।
मुमताज आलम रिजवी प्लीज कंटिन्यू। देखिए ऐसा है, मैं इस पे एक बात और कहना चाहता हूँ हाँ। अनुराग भाई के तौकीर रजा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी हूँ या पीस पार्टी के लीडर हूँ, ठीक है, ये तमाम लोग तो ये बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, वो ये कि जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कह रही हैं और जिनके लीडर भाजपा का दामन थाम रहे हैं, इनकी चुप्पी की वजह से अगर ये मजबूती से खड़े हों, ये पैरवी करें तो किसी को जरूरत नहीं। जब वो सोचते हैं कि कोई है ही नहीं, इसलिए उनको बोलना पड़ता है, उनको अपनी बात कहनी पड़ती है। नहीं मतलब आप ये तौकीर रजा के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं तो मुझे ये बताइए ना मुमताज भाई, जिस कोर्ट के फैसले से मंदिर बना आप उसको आधार बनाकर मस्जिद का दर्द दिखा रहे हैं, जिस हल्द्वानी में प्रशासन ने गैर कानूनी चीजों को हटाया आप उसको लेकर दर्द दिखा रहे हैं। सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार करती? गिरफ्तार कर ले, अंदर कर दे, क्यों नहीं करती? अंबर ज़ैदी जवाब दे रही है। अंबर ज़ैदी प्लीज जल्दी जवाब दे दीजिए, फिर मैं नाजिम भाई के पास जाता हूं। मुमताज आलम साहब का इशारा था वो मोहब्बत की दुकान चलाने वालों की तरफ इशारा था। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले ने तो जब प्रियांक खड़गे और वो लोग उन लोगों ने उदयनिधि ने बात की थी हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, उनको अलग अलग गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था, तब राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला। मुसलमान समाज का कोई मसला उस पर कौन सा वो बोल लेते? तो मोहब्बत की दुकान जो है देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और आप जैसे लोग बेवकूफ बनते आए हैं, आप जैसे लोग बेवकूफ बनते आए हैं, इस देश का युवा जागृत है, समाज जागृत हो चुका है। आप लोग भी पुराने तर्ज पर अभी भी चल रहे हैं। जमाना बहुत बदल चुका है, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, युवा जागरूक अधिकारों को समझता है, जिम्मेदारियों को खान साहब लगे हुए भड़काने पे, लोग भड़क जाएंगे, दंगे होंगे, फिर सेटलमेंट के लिए हमें बुलाया जाएगा, हम नेगोशिएट करेंगे, हमें मलाई मिलेगी सत्ता की। तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपके भड़काने पर इस देश का युवा और मुस्लिम समाज अब भड़कने वाला नहीं है। बहुत हो चुका, काम कीजिए और जिम्मेदारी निभाइए देश के प्रति। आप मुसलमान कब तक बने रहेंगे? थोड़े से भारतीय बन जाइए, पूरे समाज की दिक्कतें परेशानियां सब सॉल्व हो जाएंगी जिस दिन आप भारतीय बन जाएंगे। ठीक है, मुमताज भाई कंक्लूड कीजिए। हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये बात शायरी पढ़ देने से सच झूठ नहीं हो जाता, झूठ सच नहीं हो जाता। ठीक है, मीडिया जो है मैं एचएस रावत जी और नाजिम खान साहब के पास आ रहा हूँ। ठीक है, ओके मुमताज भाई आपकी बात चली गई। ओके नाजिम खान मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर उसके बाद कहिएगा। नाजिम भाई, मैं ये कह रहा हूं कि सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या आप सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी समझाएंगे क्या, जिनकी पार्टी का नाम खुद मुस्लिमों पर डिपेंडेंट है, जिसमें वो बताते हैं कि वो मुस्लिमीन एग्जैक्टली मुसलमानों की बात करते हैं, नहीं सो सखी, और वो पढ़ा रहे हैं कि देखिए साहब सेक्युलरिज्म के नाम पर आपसे वोट लिया गया। तो ये कैसा सेक्युलरिज्म? मतलब जो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं वो सेक्युलरिज्म है, बाकी जो राजनीति कर रहे हैं वो सब गलत है। मुस्लिमों की बात कोई कर ही नहीं सकता। पीस पार्टी के प्रवक्ता आप हैं, आप भी मुस्लिमों की सियासत नहीं कर रहे हैं ओवैसी के मुताबिक। अनुराग भाई, आपने सवाल करा, जवाब भी सुन लीजिए। देखिए मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। असद भाई, अगर मुसलमानों के हित की बात करते तो इसमें कोई गलत नहीं है। अरे सब अपने अरे तो हित की बात सिर्फ मस्जिद ही है क्या? हित की बात में पढ़ाई लिखाई भी होती है, हित की बात महिलाओं का उत्थान भी होता है। अनुराग भाई, जनगणमन ना मानना मुसलमानों का हित है। हाँ ठीक है, नाजिम भाई आपका करूंगा, सुन लीजिए। अंबर ज़ैदी जी को काउंटर करूंगा। अंबर ज़ैदी जी जो कह रहे थे कि आप मुस्लिम हो, भारतीय बन जाओ, इनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, और ये संविधान ही हमें भारत के अंदर अपना रिलीजियस को मानने की परमिशन देता है। ओवैसी से लो सर्टिफिकेट, इनसे क्या जरूरत है आपको लेने की? अंबर ज़ैदी से मेरा फर्ज है आपको याद दिलाना कि आप भारतीय हैं, आप भारतीय हैं, मुसलमान बाद में हैं, और अपने देश के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। आपको अधिकार तो याद है, देश के प्रति कोई दायित्व आपको याद नहीं करता। ये ऐसा कैसे है भाई साहब? हर अधिकार के साथ जिम्मेदारियां मिलती है संविधान में। अंबर जी एक बार कंक्लूड कर लेने दीजिए नाजिम भाई को। नाजिम भाई प्लीज पूरा बोल लीजिए जल्दी। हाँ, आप देखिए अनुराग भाई, मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है, भारत के मुसलमानों को तो टारगेट करा जा रहा है, उनके बच्चों को अभी स्कूल में सूर्य नमस्कार के तौर पर भी टारगेट करा जा रहा है। अरे सर, वो तो योग से थोड़ी नुकसान हो जाएगा, आपका धर्म थोड़ी छूट जाएगा। अब सुन लीजिए, सूर्य नमस्कार बच्चों से करवाए जा रहे हैं। योगा है, योगा करने में क्या दिक्कत है आपको? योगा करने में क्या दिक्कत है? जब सऊदी अरब में योगा कर सकते हैं। अच्छा नाजिम भाई, मैं आपको
बात बताऊं नाजिम भाई मेरे पास वक्त लिमिटेड है, एचएस रावत के पास मैं आखिर में जाऊंगा। एक छोटी सी चीज नाजिम भाई, बस मैं इतना कह रहा हूं कि योग से क्या फायदे होते हैं इसको पूरा विश्व मान चुका है और इसको बाकायदा इसे मनाने के लिए एक दिन घोषित किया गया है। हाँ, तो योग के फायदे अनेक है सर, उसको धर्म से देखना बंद कीजिए। मैं आखिर में आता हूं आपके पास एचएस रावत जी, मैं कह रहा हूं कि ये भड़काएंगे तब भी वोट मिलेंगे क्या? मतलब ये भड़काएंगे नहीं तो क्या मुस्लिमों के वोट भी इनको नहीं मिल पाएंगे? नहीं, नमाज भी एक योगा है। इतना बता देता हूँ, हाँ, ये देश के वफादार नहीं है। हाँ, मैं बार बार बोलूंगा, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये गजवाए हिंद लाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं कि जनमन गढ़ के खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ भड़काना, ये निहायती देशद्रोह का मुकदमा बनता है इनके ऊपर। और साथ में जो पीस पार्टी के प्रवक्ता है इन पर भी बनता है क्योंकि ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और मुमताज के ऊपर भी बनता है क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करेगा जो राष्ट्रीय गान के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहा है, उन पर ये मुकदमे बनते हैं। इनको अंदर करना चाहिए और इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अंदर तो आपको करना चाहिए, आपको अंदर करना चाहिए। आप जैसे लोग जो है माहौल खराब कर रहे हैं। हमने कौन सा बोल दिया जनरल? नहीं, आप ही लोग हैं, आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं जमीन पर। हमने क्या मजार बना रखी है जो हमें अंदर करोगे? मजार आप बनाते हो, नकली मस्जिद आप बनाते हो। अच्छा, एक लास्ट बात अंबर ज़ैदी जी, मुद्दे जैसे मुद्दे हैं नहीं, मतलब बना लेना है, मतलब कोर्ट के हिसाब से फैसला आ गया तो भी उसे मुद्दा बना लेना है, अपने हिसाब से कुछ कह दिया तो भी उसे मुद्दा बना लेना है, योग तक को मुद्दा बना लेना है। मतलब जैसे भी पोलराइजेशन हो जाए किसी भी स्तर पर जाकर सिर्फ पोलराइज कर रहे हैं। मुमताज में मैं आ रहा हूँ, एक लास्ट 10 सेकंड में कमेंट है अंबर ज़ैदी। वही वाले यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट है जो साल भर पढ़ाई नहीं करते लेकिन एग्जाम में गुंडाई करके वो टॉप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम पास हो जाए बिना पढ़े लिखे। इनको मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कोई काम नहीं करना, लेकिन भड़काकर सड़कों पे उतारकर अपना पावर, लेकिन ये मुमताज भाई जैसे समझदार लोग हैं इस कौम में और मुझे लगता है कि वो सोच समझ कर ही वोट देंगे। नाजिम भाई भी उनमें एक है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।